सूरज की सुनहरी किरणें रामपुर गांव की मिट्टी पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती स्वर्ण से सराबोर हो गई हो। हरी भरी खेतों की फसलें हवा के झोंके से झूमती थी, मानो प्रकृति अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हो। इसी सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, मदनलाल और मोहन। मदनलाल की विशाल हवेली के सामने मोहन का छोटा सा झोंपड़ा था। दोनों भाइयों के बीच सिर्फ घरों में कुछ दूरी ही नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर भी था। मदनलाल के पास इतनी संपत्ति थी कि वह उसकी गिनती भी भूल चुका था, जबकि मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जो उसके जीवन का आधार था। बरसों पहले जब माता पिता का देहांत हुआ था, तब मदनलाल ने चालाकी से पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। मोहन को सिर्फ एक छोटा सा खेत मिला था जो भाग्यवश बहुत उपजाऊ था। अरे रमेश भाई, देखो तो क्या बात है। मदनलाल हवेली के बरामदे में बैठा हुआ अपने साथी से बात कर रहा था। उसके गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी और उंगलियों में कीमती अंगूठियां। मेरा वह छोटा भाई मोहन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आज अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा है। पता नहीं कहां से पैसे आते हैं उसके पास। साहब, उसका खेत बहुत उपजाऊ है। रमेश ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। लोग कहते हैं कि उस खेत में बिना ज्यादा मेहनत के ही अच्छी फसल हो जाती है। मदनलाल की आंखों में लालच की चमक आ गई। वही तो, उस छोटे से खेत की उपज से ही वह मोहन अपने बेटे को शहर में रखकर पढ़ा रहा है, और यह बात मुझे खटक रही है। मेरे पास इतनी सारी जमीनें हैं, फिर भी मेरी उस छोटे से टुकड़े पर नजर क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं साहब कि वह जमीन कितनी कीमती है, रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मदनलाल खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर खेत में मोहन पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान और आशा का मिलाजुला भाव था। मैं उस खेत को हासिल करके ही रहूंगा, मदनलाल बुदबुदाया। वह मेरा ही होना चाहिए था। मोहन अपने खेत में मिट्टी को हाथों से छूकर मुस्कुरा रहा था। धरती माँ ने उसे बहुत कुछ दिया था। उसकी पत्नी भाग्यवंती खेत के किनारे छोटे से झोंपड़े में रोटियां बना रही थी। सुनो जी, भाग्यवंती ने पुकारा, राजू का पत्र आया है। कहता है कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं। मोहन के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सच में हमारा बेटा बहुत होशियार है, आखिरकार हमारे सपने पूरे होंगे। भाग्यवंती उदास हो गई। लेकिन अगली फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फसल तो अभी कुछ महीने बाद ही आएगी। मोहन गहरी सांस लेकर बोला, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। मैंने राजू से वादा किया है कि उसे मेरी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तभी दूर से मदनलाल आता दिखाई दिया। उसके साथ दो आदमी और थे। मोहन ने अपना पसीना पोंछा और भाई का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। अरे मोहन, कैसे हो भाई? मदनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में छिपी चाल को मोहन नहीं पहचान पाया। भैया, आप यहाँ खेत पर? मोहन आश्चर्य से बोला। सब ठीक तो है ना? मदनलाल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। सब बिल्कुल ठीक है भाई। मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहे हो। भाग्यवंती थोड़ा असहज हो गई। वह जानती थी कि मदनलाल कभी बिना किसी मतलब के नहीं आता था। हाँ भैया, मोहन ने गर्व से कहा। राजू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, इस बार परीक्षा में भी अच्छे नंबर आए हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मदनलाल ने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन यह छोटा सा खेत ही तो है तुम्हारे पास, इससे तुम उसकी शहर की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाते हो? शहर में तो बहुत खर्चा होता है। मोहन थोड़ा झिझका। भैया, यह खेत बहुत उपजाऊ है। धरती माँ की कृपा है, थोड़ी मेहनत से ही अच्छी फसल हो जाती है। अच्छा, तो इस बार राजू की फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं? मदनलाल ने एक संदिग्ध मुस्कान के साथ पूछा। मोहन और भाग्यवंती ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अभी तो फसल आने में समय है भैया, मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा।
अगर जरूरत पड़ी तो सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन राजू की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मदनलाल के चेहरे पर अचानक गहरा दुख छा गया। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे रहते तुम लोन लोगे? क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ? तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है और तुम किसी और के सामने हाथ फैलाओगे? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मोहन घबरा गया। मैं तो बस। मदनलाल ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मैं समझता हूँ भाई, तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते। तुम्हारी खुददारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? भाग्यवंती ने संदेह से पूछा। मदनलाल ने अपने साथ आए दोनों आदमियों की ओर इशारा किया। ये गांव के पटवारी और नोटरी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पैसे ले लो और अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखो। बदले में तुम अपना खेत मेरे पास गिरवी रख दो। गिरवी? मोहन की आंखें फट गईं। नहीं भैया, यह मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मैं इसे गिरवी नहीं रख सकता। भाग्यवंती ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। मदनलाल हंसने लगा। अरे भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा खेत छीनना नहीं चाहता। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहन ने अपनी पत्नी को देखा, फिर वापस मदनलाल की ओर। मुझे माफ कर दीजिए भैया, लेकिन मैं अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह मेरे लिए माँ के समान है। मदनलाल के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। उसके अंदर लालच की आग और भड़क गई थी। वह मुड़कर जाने लगा, फिर अचानक रुका और पलटा। अच्छा, एक और विचार है मेरे पास। मदनलाल मुस्कुराया। तुम मेरी दूसरी तरफ वाली जमीन पर खेती कर लो। वह तुम्हारे इस खेत से 5 गुना बड़ी है। वहां से मिली उपज से तुम राजू की पूरी पढ़ाई आसानी से करा सकोगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? मदनलाल ने कहा। बस एक शर्त है। जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, तब तक तुम्हारा यह खेत मेरे पास रहेगा। तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मेरी जमीन तुम्हें अच्छी उपज देगी। भाग्यवंती ने अपने पति के कान में फुसफुसाया। जी, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। कहीं हमारा एकमात्र खेत भी हमसे छिन न जाए। मोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। भैया, यह बात तो मेरी समझ से परे है। आप मुझे अपनी बड़ी जमीन देंगे और बदले में मेरा छोटा खेत लेंगे? हाँ भाई, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मदनलाल ने दांत निपोड़ते हुए कहा। मुझे तुम्हारी चिंता है। मोहन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। यह अवसर अच्छा लग रहा था। बड़े खेत से उसे अधिक फसल मिलेगी और राजू की पढ़ाई का खर्च निकालना आसान होगा। ठीक है भैया, मोहन ने अंततः कहा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। भाग्यवंती ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन मोहन का निर्णय अटल था। मदनलाल ने तुरंत पटवारी और नोटरी को इशारा किया। उन्होंने कागजात निकाले और मोहन के सामने रख दिए। इन पर अंगूठा लगा दो भाई, मदनलाल ने मीठी आवाज में कहा। फिर हम दोनों भाइयों की खुशी का समय शुरू होगा। मोहन पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसने कागजों पर लिखी बातों को पढ़े या समझे बिना ही अंगूठा लगा दिया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, जबकि मदनलाल की आंखों में विजय का भाव झलक रहा था। कुछ हफ्तों बाद मोहन नई जमीन पर खेती कर रहा था। मदनलाल की दी हुई जमीन बड़ी जरूर थी, लेकिन अनुपजाऊ थी। मिट्टी में पत्थर और रेत ज्यादा थी। मोहन और भाग्यवंती ने दिन रात मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी होने की उम्मीद कम थी। एक शाम मोहन पौधों को पानी देकर थकहार कर लौट रहा था। चल भाई मोहन, आज का काम तो पूरा हुआ, उसने अपने आप से कहा। पसीने से तरबतर उसका चेहरा निढाल लग रहा था। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे खेत में लगा दिए हैं। देखो तो कैसे हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था और चांद धीरे धीरे निकल रहा था। बस कल सुबह का इंतजार है, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा।
वह अपने नए खेत को देखकर संतुष्ट था, हालांकि दिल के किसी कोने में उसके पुराने खेत की याद उसे कचोट रही थी। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और खुशी से झूमते हुए घर की ओर चल पड़ा। आज भाग्यवंती को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, उसने सपनों में खोते हुए कहा। फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। मोहन के मन में राजू के भविष्य के सपने थे। उसे पूरा विश्वास था कि इस बड़ी जमीन से वह अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य दे पाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि मदनलाल ने कैसी चाल चली है। उन कागजों पर उसने अपने पुराने खेत का स्वामित्व हमेशा के लिए मदनलाल को सौंप दिया था और बदले में मिली जमीन मदनलाल की सबसे बंजर और बेकार जमीन थी। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जा रहा था, जबकि हवेली में बैठा मदनलाल शराब के गिलास को उठाते हुए अपनी चाल की सफलता का जश्न मना रहा था। अगले दिन की सुबह धूप निकलने से पहले ही की थी। आसमान में सुनहरी किरणें फैलने लगी थी और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। मोहन जल्दी उठकर अपने नए खेत की ओर चल पड़ा। उसके मन में आशा और उत्साह के भाव थे। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अब उसकी फसल कैसी होगी और कितना अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह खेत पर पहुंचा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह दंग रह गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू छलकने लगे। हे भगवान, यह क्या हो गया? मोहन चीखा, उसकी आवाज में दर्द था। मेरे सारे पौधे सूख गए, सब कुछ तो मर चुका है। उसने चारों ओर देखा। जहां कल तक हरे भरे पौधे थे, वहां अब सूखी और बंजर जमीन थी। पौधे मुरझा चुके थे, पत्तियां पीली पड़ गई थी और कुछ तो जड़ से ही सूख गए थे। यह तो बंजर जमीन है, बिल्कुल बंजर। मोहन अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। भैया ने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठग लिया। उसके दिमाग में भैया मदनलाल की चतुराई भरी बातें गूंजने लगी। कैसे उन्होंने उसे फुसलाया था कि उनकी जमीन बेहतर है, कैसे उन्होंने अदलाबदली के नाम पर उसकी उपजाऊ जमीन को हथिया लिया था। हाय रे मेरी किस्मत, मोहन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, इस महीने का खर्च कैसे चलाऊंगा? इस बंजर जमीन से तो एक तिनका भी नहीं उगेगा। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मुझे अपनी जमीन वापस लेनी होगी। मैं भैया के पास जाऊंगा और उनसे अपनी जमीन वापस मांगूंगा। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके मोहन सीधे मदनलाल के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या भैया माफी मांगेंगे? क्या वे मेरी जमीन वापस कर देंगे? क्या मैं फिर से अपने खेत पर मेहनत कर पाऊंगा? मदनलाल का घर गांव के उत्तरी छोर पर था। बड़ा सा पक्का मकान, जिसके सामने तुलसी का पौधा और आंगन में गाय बंधी हुई थी। मोहन ने बाहर से ही आवाज लगाई, भैया, बड़े भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ देर बाद मदनलाल बाहर आए। उनके चेहरे पर घमंड की एक लकीर थी। क्या बात है मोहन, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? मदनलाल ने नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मोहन ने अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए कहा, बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, उस पर कुछ भी नहीं उगता। इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मदनलाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मोहन की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोले, क्या रे मोहन, यह तू क्या कह रहा है? और पहले तू यह बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया?
मोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ। क्या मुझे आपके घर आने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी? हाँ, अब तो लेनी पड़ेगी, मदनलाल गरजे। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था। उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला-बदली कर ली है, मोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन भैया आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था कि आपकी जमीन उपजाऊ है, लेकिन वह तो बंजर निकली। मदनलाल ने अपने चेहरे पर क्रोध के भाव लाते हुए कहा, अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है, इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो। उन्होंने अपनी उंगली मोहन की ओर उठाकर धमकी दी, चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। मोहन के हाथ में कुछ नहीं था। उसके पास न तो कोई प्रमाण था न ही कोई गवाह। सारे कागजात पर उसका अंगूठा लग चुका था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जमीन का आदान प्रदान दोनों भाइयों की सहमति से हुआ है। वह सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने बेटे राजू का ख्याल आया, जो शहर में पढ़ रहा था। उसकी फीस का समय आ गया था, लेकिन मोहन के पास अब एक पैसा भी नहीं था। दिन बीतते गए। मोहन अपने बंजर खेत पर मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में रोजी रोटी का संकट आ गया। उसकी पत्नी सरला भी परेशान थी। अब क्या होगा? सरला ने एक दिन शाम को पूछा। पता नहीं, मोहन ने हताश होकर जवाब दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ तो उगाऊंगा ही इस जमीन पर। तभी उनके पड़ोस की किराने की दुकान से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और मोहन को पुकारते हुए बोला, मोहन काका, शहर से राजू भैया का फोन आया है, जल्दी चलो। मोहन और सरला ने अत्यंत विवशता से एक दूसरे को देखा। फिर मोहन दुकान पर राजू से बात करने पहुंचा। मोहन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से राजू की आवाज आई, पिताजी कैसे हैं आप और माँ? राजू ने चिंता भरे स्वर में पूछा। हम ठीक हैं बेटा, तुम कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका गला सूख गया। वह क्या कहे अपने बेटे को, कैसे बताए कि उसके पास पैसे नहीं हैं? बेटा, मोहन की आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो। घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? राजू के स्वर में चिंता बढ़ गई। मोहन ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं क्या करूं, अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊं। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। राजू ने पूछा, लेकिन ऐसा क्या हो गया पिताजी? आपने तो कहा था कि खेती अच्छी चल रही है। मोहन अभी अपने बेटे को धोखे से खेत छीन लिए जाने की बात बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन राजू के बार बार पूछने पर मोहन ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। कैसे मदनलाल ने उसकी उपजाऊ जमीन हड़प ली और उसे बंजर जमीन दे दी। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर राजू ने दृढ़ता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं कल ही गाँव आ रहा हूँ। हम मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? पिताजी, फीस न जमा कर पाने के कारण मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अगले दिन दोपहर को राजू गांव पहुंच गया। बस स्टैंड पर उतरते ही उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है।
गांव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। तभी एक टेम्पो वाला उसे पुकारता हुआ आया। अरे ओ भाई, हो भैया, रामपुर चलिएगा क्या? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैं तो वहीं जा रहा हूँ भाई, सामान रख दो पीछे और मैं बैठ जाता हूँ। घर पहुंचकर राजू ने अपने माता पिता को गले लगाया। सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन अपने बेटे को देखकर थोड़ी देर के लिए अपना सब दुख भूल सा गया। शाम को दिया जलाने के बाद मोहन ने अपने बेटे को विस्तार से बताया कि कैसे मदनलाल ने उसे धोखा दिया था। राजू बड़े ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान भी थी। अच्छा तो यह बात है, राजू ने अपना माथा पीटते हुए कहा। चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। क्या मतलब बेटा? मोहन ने पूछा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजू ने धीमी आवाज में अपनी योजना समझाई। मोहन पहले तो चौंका लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन क्या यह सही होगा बेटा? मोहन ने पूछा। पिताजी, जो धोखे से लिया गया है उसे वापस पाने के लिए हमें भी थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना हक वापस ले रहे हैं। रात के 11 बज गए। गांव में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। मोहन और राजू इंतजार करते रहे। घड़ी की सुइयां घूमती रहीं और आखिरकार रात के 12 बजे। चलिए पिताजी, अब समय आ गया है, राजू ने धीमी आवाज में कहा। दोनों बाप बेटे अपने अपने घड़े उठाकर घर से बाहर निकले। रात अंधेरी थी लेकिन चांद की रोशनी में वे अपना रास्ता देख सकते थे। वे चुपचाप बिना आवाज किए अपने खेत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कहीं कोई आवाज सुनाई देती तो वे झाड़ियों के पीछे छिप जाते। आखिरकार वे छिपते छिपाते अपने खेत पर पहुंच गए। अब जैसा मैंने कहा था वैसा ही करेंगे, राजू ने कहा। उन्होंने खेत के अलग अलग हिस्सों में जमीन खोदना शुरू किया। हर जगह 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदा। फिर उन्होंने अपने घड़ों को ध्यान से उन गड्ढों में रखा और ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दिया। बस अब हमारा काम हो गया, राजू ने कहा। अब हम लौट सकते हैं। मोहन अभी भी असमंजस में था। लेकिन बेटा, इससे क्या होगा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी धैर्य रखिए, कल सुबह आप देखेंगे कि हमारी योजना कैसे काम करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव के छप्परों पर पड़ी ही थी कि एक अजीब सी खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। मोहन के खेत में सोने से भरे घड़े मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। हर गली मोहल्ले, हर चौपाल और हर दुकान पर बस एक ही चर्चा थी, मोहन का खजाना। सुबह सुबह गांव के मंदिर के पास बैठे 4-5 लोगों का झुंड इसी बात पर चर्चा कर रहा था। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? रामलाल ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। आज मोहन जब खेत में हल जोतने गया तो उसके खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था, कन्हैया ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। मोहन की तो किस्मत ही चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। शंभू, जो अभी तक चुपचाप सुन रहा था, उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। भाई, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना? घनश्याम ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था। वहाँ तो कोई भी फसल लगाने पर वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? रामलाल ने गर्व से सीना फुलाते हुए ऐसे कहा जैसे वह कोई बड़ा इतिहासकार हो। अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। मेरे दादा कहा करते थे कि पुराने जमाने में राजे महाराजे अपना खजाना ऐसी जगहों पर छिपाते थे जहाँ कोई देखने भी न जाए। कन्हैया ने अपनी गर्दन उठाकर कहा। मोहन उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। मोहन तो अब इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। उस मोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। शंभू ने मोटी मोटी कांच वाले चश्मे के पीछे से आंखें झपकाते हुए कहा।
सुना है कि वह अपने बेटे राजू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की सोच रहा है। गंगाराम, जो अब तक चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, अरे भाई लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खेत में और भी खजाना हो? मान लो अगर वहाँ और भी घड़े हों तो? इस बात से सभी की आंखें फैल गईं और उनके मन में लालच के बीज अंकुरित होने लगे। इधर मदनलाल अपने घर के आंगन में अखबार पढ़ रहा था कि तभी उसका पड़ोसी हरिराम भागते हुए आया। मदन भाई, सुना है आपके खेत से खजाना निकला है, हरिराम ने हांफते हुए कहा। क्या? मदनलाल ने आश्चर्य से पूछा। कौन सा खेत? क्या बकवास कर रहे हो? अरे वही खेत जो आपने मोहन को दे दिया। वहां से 2 सोने के घड़े निकले हैं। पूरे गांव में बस यही चर्चा है। मदनलाल के हाथ से अखबार छूट गया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। क्या कह रहे हो तुम? सोने के घड़े? हाँ भाई, सोने के घड़े, और वो भी 2। हरिराम ने आंखें फैलाते हुए कहा। सारा गांव इसी बात की चर्चा कर रहा है। मदनलाल अपने सिर पर हाथ मारकर बैठ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह जमीन मेरी थी और मैंने उसे मोहन को दे दिया। हरिराम ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे भाई, क्या पता अभी और खजाना हो वहाँ? मोहन ने तो बस 2 घड़े ही निकाले हैं, शायद और भी हों। मदनलाल के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे वह जमीन वापस लेनी होगी, इससे पहले कि मोहन सारा खजाना निकाल ले। वह तुरंत उठकर अपने कमरे में गया और एक लकड़ी की संदूकची निकाली। उसमें से उसने जमीन के कागजात निकाले और उन्हें देखने लगा। इन कागजों पर मोहन का अंगूठा लगा है, लेकिन फिर भी मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसने धोखे से मेरी जमीन ले ली। हाँ, यही सही रहेगा। मदनलाल ने अपना कोट पहना और तेजी से मोहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, सोने से भरे घड़े। अगर मैं उन्हें पा लूं तो एक रात में करोड़पति बन जाऊंगा। जैसे जैसे वह मोहन के घर के करीब पहुंचा, उसके कदम तेज होते गए। वह लगभग दौड़ रहा था। मोहन अपने छोटे से आंगन में बैठा अपने बेटे राजू के साथ चाय पी रहा था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। कल रात की सफलता से वे बहुत खुश थे। पिताजी, हमारी योजना कामयाब हो गई, राजू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अब हमारी जमीन वापस आ जाएगी और आप फिर से अच्छी फसल उगा सकेंगे। मोहन ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, सब तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हुआ। मैं तो हार मान चुका था, लेकिन तुमने मुझे फिर से उम्मीद दी। तभी बाहर से आवाज आई, मोहन, ओ मोहन। मोहन और राजू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लगता है मदन भैया आ गए, मोहन ने धीमे से कहा। मैं देखता हूँ, राजू ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। राजू ने दरवाजा खोला तो सामने मदनलाल खड़े थे, पसीने से तरबतर आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। चाचा जी आइए, राजू ने नाटकीय आश्चर्य से कहा। आप यहाँ अचानक, कोई खास बात है क्या? मदनलाल हांफते हुए अंदर आए और सीधे मोहन के पास पहुँचे। अरे मोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, वे एकदम से बोल पड़े। मोहन ने भोलेपन से पूछा, कौन सी जमीन भैया? वही जो मैंने तुम्हें दी थी और जिसके बदले मैंने तुम्हारी जमीन ली थी। मदनलाल ने तेजी से कहा। मुझे मेरी जमीन दे दो, तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। मोहन ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाई। लेकिन भैया, हमने तो वह जमीन आपस में अदलाबदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, उसने थोड़ा आवाज ऊंची करते हुए कहा। और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था। आप मुझसे बार बार कह रहे थे कि यह सौदा पक्का है और कभी बदला नहीं जा सकता। अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है। राजू ने अपने पिता की ओर एक चतुर नजर डाली और फिर मदनलाल से कहा। चाचा जी, क्या हुआ अचानक से? कल तक तो आप मेरे पिताजी की जमीन लेकर बहुत खुश थे, अब क्या बदल गया? मदनलाल ने अपना गला साफ किया और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा।
नहीं भाई, उस खेत से तो मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहन ने गंभीरता से कहा, नहीं भैया, उस खेत से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपया करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। मदनलाल का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा, अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। उन्होंने अपनी जेब से कागजात निकाल कर दिखाए, और यह देखो, यह रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। राजू, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, चाचा जी, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी। मदनलाल के चेहरे पर चमक आ गई। पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आपको माननी पड़ेगी। मदनलाल कुछ हिचकिचाया, फिर जल्दी से बोला, क्या क्या शर्त है राजू बेटा, बताओ। उन्होंने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। राजू ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा, जैसे कोई गुप्त संकेत दे रहा हो। फिर उसने मदनलाल की ओर मुड़कर कहा, आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे। हाँ हाँ, यह तो मैं कर ही दूंगा, मदनलाल ने जल्दी से कहा। और राजू ने ठहर कर कहा, आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे। और यह सारा काम कागजात पर लिखित होगा। मोहन ने अपने बेटे की बात में आगे जोड़ते हुए कहा। मदनलाल के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। उन्होंने अपने होठों को चाटते हुए सोचा, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। यह बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। यह सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के। मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। राजू ने गंभीरता से कहा, ठीक है चाचा जी, तो कल सुबह हम पटवारी को बुलाकर सारे कागजात तैयार करवा लेंगे और आप पैसे ले आइएगा। मदनलाल ने जल्दी से कहा, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर हस्ताक्षर भी कर दूंगा। यह कहकर मदनलाल जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर उसने एक नजर मोहन के घर पर डाली, मानो कह रहा हो, एक दिन में करोड़पति। मदनलाल, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। जैसे ही मदनलाल चला गया, मोहन और राजू एक दूसरे की ओर देखकर ठहाका मारकर हंस पड़े। पिताजी, देखा आपने, राजू ने हंसते हंसते कहा। चाचा जी के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। मोहन ने अपनी मूंछें मरोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, लालच बहुत बुरी बला है। इसने मेरे भैया को अंधा कर दिया है। राजू ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कीजिए पिताजी, कल तक हमारी जमीन भी वापस आ जाएगी और साथ में 10 लाख रुपए भी। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं फिर से अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। अगली सुबह जैसा कि तय हुआ था, मदनलाल जल्दी जल्दी मोहन के घर पहुंच गया। उसके हाथ में एक चमड़े का सूटकेस था जिसमें 10 लाख रुपए थे। लो भाई मोहन, मदनलाल ने सूटकेस मेज पर रखते हुए कहा, यह तुम्हारे पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब जल्दी से मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। राजू, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया और बोला, चाचा जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम पटवारी के पास चलकर सारे कागजात पूरे कर लेते हैं। मदनलाल ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी से कागजात पूरे कर लें। उसने अपने मन में सोचा, जितनी जल्दी ये कागजात पूरे हो उतना अच्छा। मुझे जल्द से जल्द खेत पर जाकर बाकी के सोने के घड़े निकालने हैं। पटवारी के पास जाकर सारे कागजात पूरे किए गए। मदनलाल ने खुशी खुशी सारे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और मोहन को उसकी पुरानी जमीन के कागजात लौटा दिए। अब यह जमीन मेरी है।
मदनलाल ने कागजों पर हस्ताक्षर करते ही ऐलान किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा जी, अब यह जमीन आपकी है, आप इसका जो चाहे कर सकते हैं। मदनलाल ने जल्दी से कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा और अपने नौकर सुखिया को बुलाया। सुखिया, जल्दी से एक कुदाल और फावड़ा ले आ, हमें अभी खेत पर जाना है। सुखिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मालिक, इतनी जल्दी क्या है? तू बहुत सवाल करता है। मदनलाल ने गुस्से से कहा, जो कहा है वो कर, हमें अभी खेत पर जाना है। कुछ ही देर में मदनलाल और सुखिया दोनों कुदाल और फावड़े लेकर खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचते ही मदनलाल ने आदेश दिया, सुनो सुखिया, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। सुखिया ने आश्चर्य से अपने मालिक की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूँ। सुखिया ने खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। धूप तेज होने लगी, लेकिन मदनलाल की उत्सुकता कम नहीं हुई। वह बार बार सुखिया को जल्दी करने के लिए कह रहा था, जल्दी कर सुखिया, अभी तो तूने सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही खोदा है। मदनलाल ने चिल्लाते हुए कहा, मालिक, मैं अकेला भला पूरा खेत कैसे खोद सकता हूँ? सुखिया ने पसीना पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं और लोगों को बुलाता हूँ। मदनलाल ने कहा और गांव के कुछ मजदूरों को बुलाने के लिए सुखिया को भेजा। कुछ ही देर में 5 मजदूर खेत पर पहुंच गए और खुदाई शुरू हो गई। दोपहर होते होते खेत का एक बड़ा हिस्सा खोद दिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। मदनलाल घबराने लगा, और गहरा खोदो, शायद घड़े जमीन के अंदर गहराई में दबे हों। मजदूरों ने और गहरा खोदना शुरू किया। शाम होते होते पूरा खेत खोदा जा चुका था, लेकिन एक भी सोने का सिक्का या घड़ा नहीं मिला था। मदनलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सुखिया से पूछा, सुखिया देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। सुखिया ने हताश होकर कहा, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मदनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। सिक्कों से भरा घड़ा तो दूर, एक सोने का सिक्का तक भी नहीं मिला। उसने अपने बालों को नोचते हुए कहा, मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए दोनों ने। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने मोहन के साथ बुरा किया, इसीलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। सुखिया और अन्य मजदूर अवाक होकर मदनलाल को देख रहे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लगता है मदनलाल पागल हो गए हैं। तभी दूर से हंसने की आवाज आई। मदनलाल ने मुड़कर देखा तो पाया कि मोहन और राजू दोनों खेत के किनारे खड़े हंस रहे थे। क्या हुआ चाचा जी, अपना खजाना खोज रहे हैं? राजू ने हंसते हुए पूछा। मदनलाल गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया कि इस खेत में सोने से भरे घड़े हैं। हमने कब कहा चाचा जी? राजू ने मासूमियत से पूछा। यह तो गांव के लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि हमारे खेत से सोने के घड़े निकले हैं। आपने अफवाह पर भरोसा कर लिया और हमसे अपनी जमीन वापस लेने आ गए। हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मदनलाल के मुंह से झाग निकलने लगा। झूठ! तुम दोनों ने मुझे घड़े दिखाए थे। मैंने अपनी आंखों से सोने के सिक्के देखे थे। राजू ने शांत स्वर में कहा। चाचा जी, आपने वो नकली सिक्के देखे थे जो मैं शहर से लाया था। वो फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स थे, असली सोने के नहीं थे। क्या? मदनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। नकली सिक्के, नकली घड़े? हाँ चाचा जी, मोहन ने आगे बढ़कर कहा। जैसे आपने मुझे धोखा देकर मेरी उपजाऊ जमीन हड़प ली थी, वैसे ही हमने भी आपको आपके ही जाल में फंसा दिया। मदनलाल पसीने से तरबतर हो गया। उसने थरथराते हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। मेरे 10 लाख रुपए, मेरी जमीन। अब आप समझ गए होंगे कि धोखा देने का क्या नतीजा होता है। राजू ने कहा।
आपने मेरे पिता के साथ जो किया उसका यही परिणाम है। मदन लाल जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हताशा के भाव थे। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैंने अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया? मोहन मदनलाल के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, धन और संपत्ति से बड़ा कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्ते और अपनों का प्यार सबसे बड़ा धन है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मदनलाल ने आश्चर्य से मोहन की ओर देखा। तू मुझसे नाराज नहीं है? मैंने तेरी जमीन छीनी, तुझे धोखा दिया, फिर भी तू? हाँ भैया, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसे तो आएंगे जाएंगे, लेकिन रिश्ते टूट जाएं तो फिर से जुड़ना मुश्किल होता है। मदनलाल की आंखें नम हो गईं। उसने मोहन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे अपने किए पर शर्म आ रही है। राजू, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब गंभीर हो गया। चाचा जी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे, जिसे आपने धोखे से छीन लिया था। मदनलाल ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। तुम दोनों ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मेरे 10 लाख रुपए? मोहन ने राजू की ओर इशारा किया। राजू अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मदनलाल को दिया। यह क्या है? मदनलाल ने पूछा। आपके पैसे, राजू ने कहा। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए थे चाचा जी। हम बस आपको एक सबक सिखाना चाहते थे कि धोखा देने का क्या परिणाम होता है। मदनलाल ने आश्चर्य से लिफाफा खोला। उसमें उनके सारे पैसे थे, एक पैसा भी कम नहीं था। तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो? मदनलाल की आवाज कांप रही थी। हाँ चाचा जी, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम आपसे पैसे नहीं चाहते, बस आपका प्यार और सम्मान चाहते हैं। मदनलाल पुनः फूट फूट कर रोने लगा। मैं इतना बुरा इंसान हूँ और तुम लोग इतने अच्छे कि मुझे अब शर्म आ रही है अपने आप पर। इतने में सुखिया, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया और बोला। मालिक, आपने मुझसे पूरा खेत खुदवाया, लेकिन मेरी मजदूरी नहीं दी। सुखिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि मदनलाल भी हंस पड़ा। हाँ सुखिया, मैं तुझे तेरी मजदूरी दूंगा, मदनलाल ने कहा। और इन मजदूरों को भी। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। राजू ने सभी को शांत कराते हुए कहा। चलिए सब, अब हम सब एक साथ मेरे घर चलते हैं। माँ ने खाना बनाया होगा। सब साथ में बैठकर खाएंगे और बीती बातों को भूल जाएंगे। सब लोग एक साथ मोहन के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मदनलाल ने मोहन से कहा। मोहन, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। तुम और राजू ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया, गलतियाँ सभी से होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। जब वे सब मोहन के घर पहुँचे तो सरला ने सबका स्वागत किया। उसने सबके लिए बढ़िया खाना बनाया था। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मदनलाल ने सबके सामने घोषणा की। आज से मोहन और मेरे बीच का सारा मतभेद खत्म। हम दोनों भाई फिर से एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सब लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी से चिल्लाए। और राजू, मदनलाल ने राजू की ओर मुड़कर कहा। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। राजू ने आश्चर्य से अपने चाचा की ओर देखा। सच में चाचा जी? हाँ बेटा, मदनलाल ने कहा। तुम जैसे होनहार लड़के को पढ़ना लिखना चाहिए। तुम बड़े होकर इस गांव का नाम रोशन करोगे। मोहन और सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राजू को गले लगा लिया और मदनलाल को धन्यवाद दिया। भैया, आप बहुत अच्छे हैं, मोहन ने कहा। आपने मेरे बेटे के भविष्य का ख्याल रखा, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, सारा गांव मोहन के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबने मोहन और मदनलाल के बीच के प्रेम और भाईचारे की कहानी सुनी और दोनों भाइयों खूब प्रशंसा की। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा,
देखो यही है असली धन। पैसा, जमीन, संपत्ति ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और रिश्तों का मोल अनमोल होता है। सब लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और तालियां बजाईं। राजू ने अपने पिता और चाचा के बीच खड़े होकर कहा, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। धोखा देकर कभी कोई जीत नहीं सकता और सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उस रात जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे तब आकाश में तारे चमक रहे थे, मानो वे भी इस खुशी के पल का हिस्सा बन रहे हों। मोहन, राजू, सरला और मदनलाल सभी खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने जान लिया था कि असली धन रिश्तों में होता है, सोने के घड़ों में नहीं। और इस तरह एक छोटे से गांव में दो भाइयों के बीच फिर से प्यार और विश्वास का बंधन मजबूत हुआ। राजू शहर वापस गया और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर सफलता प्राप्त की। मोहन ने अपनी जमीन पर मेहनत करके अच्छी फसल उगाई और मदनलाल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाकर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का मार्ग चुना। कहते हैं कि उस गांव में आज भी लोग मोहन और राजू की इस चालाकी भरी कहानी को याद करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लालच और धोखे से कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती और सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली धन है। सुबह की पहली किरणें जब सुंदरनगर की पगडंडियों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी, तब मोतीलाल अपनी विशाल सुनार की दुकान में बैठा एक अनमोल राजसी हार के अंतिम स्पर्श में तल्लीन था। उसकी जादुई उंगलियां सोने के महीन तारों को ऐसे बुन रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बालों में कंघी फेरती हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, वह चमक जो सुंदरनगर का हर व्यक्ति पहचानता था, लालच की, कुशलता की और एक खतरनाक चालाकी की। हे भगवान, इस राजघराने वाले हार का तो मुझे दोगुना मूल्य मिलेगा, मोतीलाल ने अपने मन में सोचा। जैसे जैसे उसकी उंगलियों के बीच सोना नृत्य कर रहा था, दुकान के पीछे ताक पर रखे असली और नकली सोने के डिब्बों पर उसकी चोर नजर गई। और असली कीमत का केवल आधा ही सोना इस्तेमाल किया है मैंने। वाह, क्या चतुराई है मेरी। मोतीलाल की कारीगरी ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन को सोने में ढाल दिया गया हो। उसकी प्रतिभा सिर्फ सुंदरनगर में ही नहीं बल्कि आसपास के 7 गांवों में भी मशहूर थी। उसकी कला इतनी निपुण थी कि सबसे बड़ा सर्राफ भी यह बता नहीं सकता था कि वह कब सोने के साथ चांदी या तांबे की मिलावट करता है। उसकी पैनी आंखें हमेशा ग्राहकों की जेब पर टिकी रहती और उसके हाथ उनकी कमाई पर जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटने के लिए आकाश से निगाह रखता हो। दुकान के बाहर पूर्व दिशा से आती सुनहरी धूप में एक भव्य रथ रुका, जिससे सेठ रामधन और उनकी पत्नी उतरे। दुकान की घंटी की मधुर ध्वनि ने मोतीलाल को सचेत किया। जी मोती जी, बड़ी मेहनत में डूबे दिख रहे हैं आज, सेठ रामधन ने दुकान में प्रवेश करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा। मोतीलाल के होठों पर तुरंत एक दीपक सी विनम्र मुस्कान जल उठी। वह भली भांति जानता था कि सेठ रामधन के परिवार से हर त्योहार पर उसे मोटे ऑर्डर मिलते थे। मोती ने मोर की तरह गर्दन झुकाकर अभिवादन किया। अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह मेहनत कैसी, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। मोतीलाल ने सोने के तराजू को एक तरफ रखते हुए मखमली आवाज में कहा। बताइए इस दास से क्या सेवा हो सकती है, और वैसे भी इस नन्ही सी दुकान तक आने का कष्ट क्यों किया आपने? बस एक संदेश भिजवा देते और मैं ही सारी दुकान समेटकर आपके द्वार पर हाजिर हो जाता। अरे मोतीलाल, सेठ रामधन अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए हंसे। तुम्हारी यह नन्ही दुकान तो इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी दुकान है, और बातें भी तुम कैसी कैसी करते हो। उन्होंने सोने के धागों से कढ़ाई की हुई अपनी शेरवानी की आस्तीन से धूल झाड़ते हुए कहा। वैसे मुझे नहीं बल्कि मेरी अर्धांगिनी को तुमसे काम था। सुगंधित इत्र की मादक खुशबू से महकती हुई सेठानी कमला ने अपने भारी भरकम नवरत्न जड़ित आभूषणों के साथ दुकान में प्रवेश किया। सूर्य की किरणें उनके गले के हीरों से टकराकर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थी।
वे दुकान के मध्य में स्थित मखमली आसन पर विराजमान हुईं और मोतीलाल को ऐसे निहारा जैसे कोई माता अपने बच्चे को एक नया खिलौना देने से पहले देखती है। भाई मोतीलाल, उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में कहा, मुझे इस बार ऐसा हार चाहिए जिसे देखते ही देखते रह जाए लोग। कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने पहना न हो, एकदम यूनिक, ऐसा हार जो रानियों के गले में भी शोभा दे। मोतीलाल की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे रात के अंधेरे में जुगनू। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। सेठानी जी, आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं आपको ऐसा हार बनाकर दूंगा कि चांद भी शर्मिंदा हो जाए। हर मोती, हर रत्न, हर सोने का कण आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। सेठानी कमला ने अपने गले में पड़े मोतियों के हार को नाजुक उंगलियों से छूते हुए अपनी गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हार में सोने की मात्रा कम न हो। जैसे मेरा हृदय उदार है वैसे ही मेरा हार भी भारी और दिल खोलकर बना होना चाहिए। मोतीलाल के होठों पर सांप जैसी चालाक मुस्कान फैल गई। जरूर सेठानी जी, जैसा आप चाहेंगी। सोना इतना होगा कि गले पर सूरज उतरा लगे और भारीपन ऐसा कि आपके कंठ की शोभा दूर से ही नजर आए। और मन ही मन में उसने सोचा, और हाँ, मेरा मुनाफा भी उतना ही भारी होगा। सांझ की लालिमा में डूबा आसमान जब तारों से जगमगाने लगा, तब मोतीलाल अपने घर की ओर चल पड़ा। गली के मोड़ पर लगे तुलसी के पौधे की पत्तियां शाम की हवा में मंद मंद हिल रही थी, जैसे उसके आने का स्वागत कर रही हों। घर के आंगन में पहुंचते ही उसे मिट्टी के चूल्हे से उठते धुएं में अपनी पत्नी पायल की परछाई दिखी, जो शाम के भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। अरे जी, आ गए आप? पायल ने अपने घूंघट को हल्का सा खिसकाते हुए पूछा। उसके माथे की बिंदिया शाम की लालिमा में चमक रही थी। नहीं भाग्यवान, मैं तो अभी दुकान पर ही हूँ। यहाँ तो बस मेरा भूत बैठा है, मोतीलाल ने व्यंग्य से कहा और अपना झोला एक चारपाई पर पटकते हुए रख दिया। ओहो, आज फिर चिड़चिड़े मूड में हैं आप? पायल ने कटोरे में दाल परोसते हुए मुस्कुराकर कहा। अच्छा, यह बताइए कि सेठानी आपकी दुकान में क्या करने आए थे? मैंने देखा उनका रथ आपकी दुकान के बाहर रुका था। मोतीलाल अचकचा गया। उसके हाथ से पानी का लोटा छलक गया। तुम्हें यह कैसे पता? तुम मेरी दुकान पर जासूसी करती हो क्या? पायल के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी और आंखों में चमक आ गई। अजी नहीं, उसने गोल गोल रोटी बेलते हुए कहा। मैं बाजार गई थी अदरक लेने, तभी देखा कि सेठानी कैसे मयूर की चाल चलती हुई आपकी दुकान में प्रवेश कर रही थी। अब बताइए कि क्या चाहिए था उन्हें? ओ, मोतीलाल ने चटाई पर बैठते हुए कहा। सेठानी जी को एक भारी सोने का हार चाहिए, वो भी बिल्कुल यूनिक, ऐसा हार जो पूरे इलाके में किसी के पास न हो। पायल की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे आकाश में पहला तारा चमकता है। यूनिक सोने का हार? उसने मोतीलाल के सामने भोजन की थाली परोसते हुए कहा। अरे वाह, मैं भी तो कहती हूँ कि आप मेरे लिए भी ऐसा ही हार बना दीजिए। आपको तो मालूम है कि मुझे सोने के गहने पहनने का कितना शौक है। मोतीलाल ने अपनी पत्नी को ऐसे घूरा जैसे वह पहली बार देख रहा हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वो हार कितना महंगा पड़ेगा? एक छोटे से खेत की कीमत जितना सोना लगेगा उसमें। तो क्या हुआ, जब सेठानी पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं? मोतीलाल ने खींचकर कहा। सेठानी की बात तुम छोड़ो, वो कहाँ गुलाब का फूल, इतनी कोमल, इतनी नाजुक। पायल ने अपने कानों की बालियां हिलाते हुए गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा। वो सेठानी गुलाब का फूल है और मैं क्या हूँ, कांटा? मोतीलाल के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। तुम तो मेरे लिए चंपा के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो, बल्कि पूरे सुंदरनगर में कोई भी औरत तुम हारी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाए। पायल का चेहरा प्यारे फूल की तरह खिल उठा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। वह पतिदेव के करीब खिसकी और उनके कान में फुसफुसाई। जी मैं एक बात कहूँ,
आप सेठानी का हार मिलावट का बना दीजिए और बचे हुए सोने से मेरे लिए हार बना दीजिए। सेठानी क्या जानेंगी कि हार असली है या नकली? उनके पास तो इतने गहने हैं कि वे गिनती भी नहीं कर सकती। मोतीलाल ने अपनी रोटी का निवाला अधूरा ही छोड़ दिया। उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी अंधेरी गुफा में मशाल जल उठी हो। वाह भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि को तो प्रणाम करना चाहिए, इतनी होशियार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। पायल गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके मुस्कुराई। वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। बस आप देखते जाइए हम दोनों कैसे इस गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। उस रात चांदनी जब मोतीलाल के आंगन में दूध सी धरती पर फैल गई, तब वे दोनों हंसते हंसते सो गए। उनकी हंसी में एक अजीब सी चमक थी, लालच की, चालाकी की और एक साझा षड्यंत्र की। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर, जहां फसलों की मंद-मंद हवा में लहराती पत्तियां शांति का संगीत बजा रही थी, एक मिट्टी के छोटे से घर में दिया टिमटिमा रहा था। घर के अंदर गंगाधर अपने बिस्तर पर पसीने से तर लेटा था। उसकी सांसें भारी थी और आंखों में बुखार की लालिमा थी। उसकी पत्नी गंगा एक मिट्टी के कटोरे में काढ़ा बना रही थी, जिसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल रही थी। जब गंगाधर ने बिस्तर पर से उठने की कोशिश की तो गंगा ने चिंता की लकीरों से भरे चेहरे के साथ पूछा, अरे जी, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? एक तो रात भर बुखार से तपते रहे और अब फिर खेत जाने की जिद कर रहे हैं। धीरे बोलो गंगा, गंगाधर ने कमजोर आवाज में खांसते हुए कहा। फिर वह दरवाजे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, अगर रूपा बेटी ने सुन लिया तो वह मुझे इस हालत में खेतों पर जाने नहीं देगी। उसके विवाह में अब केवल 1 महीना बचा है और हमें पैसों की व्यवस्था करनी है। जी आप चिंता मत कीजिए, गंगा ने कटोरे से काढ़े का स्वाद चखते हुए कहा। रूपा घर पर नहीं है, वह 3-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन के घर गई है, दुल्हन के कपड़ों के लिए नाप देने। फिर उसने कटोरा गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप अभी इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, यह काढ़ा पीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। गंगाधर ने बेमन से काढ़ा ले लिया, मगर उसकी आंखों में चिंता के बादल छाए थे। गंगा, तुम समझती क्यों नहीं? पिछले 1 महीने से बीमारी ने मुझे बिस्तर पर बांध दिया है। अगर मैं जल्दी से खेत पर काम नहीं करूंगा तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ जी, यह तो आप सही कह रहे हो, गंगा ने गंगाधर के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। और अब तो रूपा की शादी को भी बस 1 महीना ही बचा है। हमें उसके लिए दहेज और गहने भी तैयार करने हैं। गंगाधर की आंखों में आंसू झलक आए, मानो कोई नदी अपने बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। यही तो सारी चिंता है गंगा। जो पैसे हमने रूपा की शादी के लिए धीरे धीरे इकट्ठा किया था, वे सब इस बीमारी और दवाइयों में खर्च हो गए। अब हम अपनी प्यारी रूपा की विदाई कैसे करेंगे? उसके ससुराल वाले तो 8 लाख का दहेज मांग रहे हैं। गंगा ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाया, मानो वह उनका दर्द अपने अंदर समा लेना चाहती हो। अरे जी, भगवान ने जब हम गरीब किसानों को इतनी सुंदर और सुशील बेटी दी है तो उसके विवाह का रास्ता भी वही निकालेंगे। आप इतनी चिंता मत कीजिए, अगर आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाएगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली, जिसमें दर्द और प्यार दोनों घुले हुए थे। यही जिंदगी है गंगा, तुम कभी एक पिता के हृदय को नहीं समझ पाओगी। जिस बाप की जवान बेटी घर में हो और उसके विवाह की चिंता सिर पर हो, वह भला कैसे चैन से सो सकता है? घर की छत से टपकती हर बूंद, खेत की सूखती हर फसल मेरे दिल पर एक घाव की तरह चुभती है। आप ठीक कहते हैं जी, गंगा ने अपनी आंखों में छलछलाते आंसुओं को छिपाते हुए कहा। लेकिन वैद्य जी ने आपको पूरा आराम करने को कहा है। वे कहते हैं कि यह बुखार आपके शरीर में बहुत गहरे तक बैठ गया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हालत और बिगड़ सकती है। अरे पगली, गंगाधर ने गंगा के गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या होगा? मेरा शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मेरी आत्मा का बल अटूट है। मैं जब तक अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर लूंगा, तब तक यमराज भी मुझे नहीं ले जा सकते।
ऐसा कहकर गंगाधर धीरे धीरे उठा और अपने खेतों की ओर चल पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में एक पिता के प्यार का दृढ़ संकल्प था। सूरज की तेज धूप में खेत पर पहुंचते ही गंगाधर को अपने होने वाले समधी रामचरण मिल गए। रामचरण एक धनी किसान थे और उनका बेटा तिलक गंगाधर की बेटी रूपा से विवाह करने वाला था। रामचरण के शरीर से अमीरी की चमक झलक रही थी, चमचमाते जूते, रेशमी धोती और साफा। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा भाव रहता था जैसे वे किसी को तौल रहे हों। अरे भाई गंगाधर, बड़े दिनों बाद दिखे तुम, रामचरण ने अपनी मोटी आवाज में कहा। सुना था बीमार पड़ गए थे। गंगाधर ने अपनी कमजोरी छिपाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश की। नमस्कार समधी जी, आप यहाँ कैसे? आपको तो अपने बड़े खेतों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता। अरे मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। रामचरण ने अपनी सोने की अंगूठी को चमकाते हुए कहा। तभी तुम्हारा यह छोटा सा खेत देखा तो सोचा तुम्हारी तबीयत का हाल पूछ लूं। फिर अचानक उनका लहजा बदल गया, जैसे किसी मीठे फल से अचानक कड़वा रस निकलने लगे। वैसे मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करने आया था गंगाधर। हमारे बच्चों की शादी 8 लाख रुपयों में तय हुई थी। अब तो बस 1 महीना ही बचा है और तुमने अभी तक मुझे केवल 2 लाख रुपए ही दिए हैं। गंगाधर के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। वो समधी जी, उसने हकलाते हुए कहा। 6 लाख रुपए मैंने धीरे धीरे जोड़ कर रखे थे, लेकिन यह बीमारी ऐसी आई कि पैसे डॉक्टरों और दवाओं में खर्च हो गए। आप बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं फिर से मेहनत करके सारे पैसे जुटा लूंगा। रामचरण का चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे आकाश में डूबता सूरज। देखो भाई गंगाधर, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मेरे बेटे के पास इस पूरे इलाके में सबसे अच्छी शिक्षा है। उसके लिए तो लड़कियों की कतार लगी है। मुझे तो बस तुम्हारी गरीबी पर दया आई, इसलिए तुम्हारी बेटी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब तुम्हारी बेटी के लिए मैं अपने बेटे का विवाह नहीं रोक सकता। अगर शादी तक तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो समझ लो यह रिश्ता टूट गया। मेरे बेटे की बारात वापस जाएगी। अरे समधी साहब, ऐसी बातें न कीजिए। गंगाधर के चेहरे से रंग उड़ गया, उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। मेरी बेटी की शादी टूट गई तो गांव में हमारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी बच्ची का क्या होगा? आप इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? कौन समधी, कैसा समधी? रामचरण ने आंखों को गोल घुमाते हुए तिरस्कार से कहा। अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ है। दहेज पूरा होने पर ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। अरे अरे समधी जी, आप इतने क्रोधित न हो। गंगाधर ने हाथ जोड़कर विनती की। उसके चेहरे पर दीनता के भाव थे, जैसे कोई फिसलता हुआ पत्थर किसी की मुट्ठी में थम जाने की आशा रखता हो। मेरी बेटी रूपा बहुत सुशील और संस्कारवान है। आपके घर आकर वह आपके परिवार को स्वर्ग बना देगी। मैं वादा करता हूँ कि शादी तक मैं पूरे 8 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। बस आप यह रिश्ता न तोड़े। रामचरण ने गंगाधर को ऐसे देखा जैसे कोई राजा भिखारी को देखता है। ठीक है गंगाधर, उन्होंने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। अंतिम मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन याद रखना, अगर तुमने शादी के दिन पूरे 8 लाख रुपए नहीं दिए तो सारे गांव के सामने मैं अपनी बारात वापस ले जाऊंगा और फिर तुम्हारी बेटी का इस गांव में कोई रिश्ता भी नहीं होगा। इतना कहकर रामचरण अपनी छड़ी घुमाते हुए वहां से चले गए, धूल उड़ाते हुए जैसे अपने पीछे अपमान के बीज बो रहे हों। रामचरण के जाने के बाद गंगाधर खेत के बीचों बीच बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में आंसू थे। उसके चारों ओर हरी भरी फसलें लहरा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर तूफान उठ रहा था। हे भगवान, उसने आसमान की ओर देखकर सिसकते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी के लिए अब कहां से रुपयों का जुगाड़ करूं? क्या मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज ढलने लगा था और गंगाधर के लंबे साये जैसे उसके दुख को और भी बढ़ा रहे थे। संध्या के धुंधलके में
जब पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे और तारे आकाश में अपनी जगह तलाश रहे थे, तब गंगाधर अपने घर लौटा। उसके कदम भारी थे, जैसे पूरा संसार उसके कंधों पर लादा गया हो। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी हो गई थी। अरे जी, क्या हुआ? आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। गंगा अपने पति को देखते ही घबराकर दौड़ी। उसने उनका हाथ थामा और महसूस किया कि वह बुखार से तप रहा है। अरे भगवान, आपका बुखार तो और बढ़ गया है। कहीं तबीयत और तो नहीं बिगड़ी? भाग्यवान, मैं ठीक हूँ शरीर से, गंगाधर ने दीवार का सहारा लेते हुए धीमे स्वर में कहा। लेकिन मेरा मन, और उसकी आवाज भर्रा गई। अजी, क्या बात है? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? गंगा ने चिंता से कहा और अपने पति को चारपाई पर बैठाया। गंगाधर ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे रामचरण के साथ हुई सारी बातचीत को विस्तार से बताया। जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाता गया, गंगा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और उसकी आंखों में आंसुओं का घटाटोप छा गया। अजी, आप यह क्या कह रहे हैं? गंगा ने हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। समधी जी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या उनके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? अगर उन्होंने शादी के दिन बारात वापस ले जाने की धमकी दी तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? हमारी बेटी का जीवन कैसे संवरेगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। भाग्यवान, गंगाधर ने अपने सिर को दोनों हाथों के बीच थामते हुए कहा। हम ईमानदारी से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते थे, लेकिन लगता है रिश्ते भी अब केवल पैसों से ही तय होते हैं। अपमान और तिरस्कार ही हमारे भाग्य में लिखा है। जी, आप ऐसी निराशा की बातें मत कीजिए, गंगा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करेंगे। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने मत दीजिएगा। यह अपमान हम जीते जी सहन नहीं कर पाएंगे। गंगाधर ने लंबी सांस ली, फिर एक निर्णय लेते हुए कहा। भाग्यवान, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता है जी? मुझे भी बताइए, गंगा ने उत्सुकता से पूछा। हमें अपना खेत बेचना होगा। गंगाधर ने ऐसे कहा जैसे कोई अपना हृदय निकालकर किसी के हाथ में देने की बात कर रहा हो। वही एकमात्र संपत्ति है जो हमारे पास है, उसे बेचकर ही हम अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। गंगा के चेहरे पर एक पल के लिए भय का भाव आया, फिर वह शांत हो गई। अजी, यह आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज रुंध गई। वह जानती थी कि वह खेत उनके परिवार का एकमात्र सहारा था, वही उनकी रोजी रोटी का जरिया, वही उनके बच्चों का भविष्य और वही उनका सम्मान। उसका त्याग करना एक किसान के लिए अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। अगर हमने अपना वह खेत बेच दिया, गंगा ने धीरे से कहा, तो आगे हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? किस पर भरोसा करेंगे? देखो भाग्यवान, गंगाधर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ गंगा, लेकिन अब मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रूपा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी आंखों का तारा। अगर उसकी शादी टूट गई तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और हम घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे, देखो, गंगाधर अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करा सका। गंगा ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर धीरे से अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। आप सही कह रहे हैं जी, उसने समर्पण के साथ कहा। एक बेटी के पिता होने का कर्तव्य आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। कल ही जाकर सेठ जगदीश के पास अपने खेत को बेच आइएगा। तुम समझती हो न भाग्यवान? गंगाधर ने भावुक होकर कहा। यह खेत मेरे पिता का था और उनके पिता का। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मैं समझती हूँ जी, गंगा ने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन हमारी बेटी का सुख भविष्य इससे ज्यादा कीमती है। खेत तो फिर से मिल सकता है, लेकिन बेटी का टूटा रिश्ता और बिगड़ा भविष्य वापस नहीं आएगा। उस रात सुंदरनगर के आसमान में तारे मानो आंसू बहा रहे थे और हवा में एक किसान के टूटते हृदय की सिसकियां गूंज रही थी। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ ही गंगाधर अपने खेत के कागज लेकर सेठ जगदीश के द्वार पर पहुंचा। उसका हृदय पत्थर की तरह भारी था, पर वह जानता था कि
उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। सेठ जगदीश की भव्य हवेली के सामने छोटे से चबूतरे पर बैठकर गंगाधर ने पुकारा, सेठ जी, क्या आप घर में हैं? कुछ ही पलों में एक नौकर ने द्वार खोला और फिर सेठ जगदीश स्वयं बाहर आए। वे सुंदरनगर के सबसे धनी व्यक्ति थे। 70 के उम्र के, गौरवर्ण सफेद धोती कुर्ते में सुशोभित, चेहरे पर दयालुता और बुद्धिमत्ता के भाव। अरे गंगाधर, इतनी सुबह सुबह क्या बात है भाई? सेठ जगदीश ने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा। सेठ जी नमस्कार, गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, मानो वह अपने खेत को विदा कर रहा हो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं इतनी सुबह आपके द्वार पर आया हूँ। आओ अंदर आओ, बैठो। सेठ जगदीश ने उसे अंदर आमंत्रित किया। क्या पियोगे, चाय या दूध? नहीं सेठ जी, गंगाधर ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं आपका कीमती समय नहीं लेना चाहता, सीधे बात करता हूँ। यह लीजिए, ये मेरे खेत के कागजात हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खरीद लें। सेठ जगदीश आश्चर्य से गंगाधर की ओर देखने लगे। अरे गंगाधर, यह तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने कागजात को हाथ में लेते हुए पूछा। तुम अपना खेत क्यों बेचना चाह रहे हो? तुम तो अपने उस खेत से बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है, पिछले साल जब मैंने तुम्हें उसके लिए अच्छी रकम दी थी, तब भी तुमने मना कर दिया था। फिर आज ऐसा क्या हो गया? गंगाधर की आंखों में पानी भर आया, पर उसने अपने आप को संभाला। सेठ जी, उसने भारी गले से कहा, 1 महीने बाद मेरी बेटी रूपा की शादी है। उसके ससुराल वाले 8 लाख रुपए का दहेज मांग रहे हैं। मेरी बीमारी ने हमारी सारी बचत खा ली है और अब मेरे पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने का यही एकमात्र तरीका बचा है। सेठ जगदीश ने गंगाधर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन गंगाधर, यदि तुमने अपना खेत बेच दिया तो आगे तुम और तुम्हारा परिवार कैसे गुजर बसर करोगे? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। यह तो तुम्हारी आजीविका का एकमात्र साधन है। सेठ जी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। गंगाधर ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए कहा, पहले मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका भविष्य सुरक्षित करना है, बाकी सब उसके बाद सोचेंगे। सेठ जगदीश ने लंबी सांस ली और फिर गंगाधर के कागजात देखने लगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने अंततः कहा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सेठ जगदीश एक चमड़े की थैली लेकर आए जिसमें रुपयों के नोट थे। यह लो गंगाधर, उन्होंने थैली उसे देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे खेत के पूरे दाम हैं। मैंने तुम्हारी परिस्थिति देखते हुए कुछ अतिरिक्त भी रखे हैं। गंगाधर ने थैली को अपने सीने से लगा लिया, मानो वह अपने खेत को आखिरी बार गले लगा रहा हो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कृतज्ञता से कहा। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। अरे गंगाधर, शुक्रिया क्या करते हो? सेठ जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो कब से तुम्हारी इस उपजाऊ जमीन को खरीदना चाहता था। यह सबसे अच्छी मिट्टी है इस पूरे इलाके में। तुमने हर बार मुझे मना कर दिया था, पर आज तो मानो मेरी ही तकदीर खुल गई। गंगाधर के चेहरे पर एक मुस्कान आई जिसमें दुख और संतोष दोनों का मिश्रण था। सेठ जी, जब बात बच्चों पर आती है तो माँ बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज मैंने भी वही किया जो एक पिता के लिए सबसे कठिन त्याग है। सेठ जगदीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है गंगाधर, जिसे तुम जैसा पिता मिला है। घर लौटकर गंगाधर ने गंगा को पैसों की थैली दिखाई। वह थैली जिसमें उनका खेत, उनके पूर्वजों की विरासत और उनके परिवार का भविष्य सब कुछ समा गया था। भाग्यवान सेठ ने तो हमारे खेत की अच्छी कीमत दी है, गंगाधर ने थकी आवाज में कहा। लेकिन यह सब करके भी अभी हमारे पास लगभग 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। गंगा ने उसे देखा और फिर एक निर्णय लेते हुए कहा, अच्छा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? गंगाधर ने हैरानी से पूछा। अजी आप रुकिए तो सही, गंगा ने दृढ़ता से कहा। आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। गंगा अंदर गई और खाट के नीचे से एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली।
उसने उस पेटी में से एक रेशमी कपड़े में लिपटा बंडल निकाला और गंगाधर के पास आकर उसे उसके हाथों में थमा दिया। ये लीजिए, उसने आंखों में स्नेह और त्याग के भाव के साथ कहा। अरे इसमें क्या है? गंगाधर ने उत्सुकता से बंडल को खोलते हुए पूछा। इसमें आपकी परेशानी का हल है, गंगा ने कहा। आप एक बार इसे खोलकर तो देखिए। गंगाधर ने धीरे धीरे बंडल को खोला और उसमें चमकते हुए सोने के गहने देखे, कड़े, झुमके, हार और अंगूठियां। अरे गंगा, उसने आश्चर्य से कहा, यह तो तुम्हारे जेवर हैं। यह तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जी हाँ, गंगा ने अपने हाथ गहनों पर फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, ये वही जेवर हैं जो मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी के समय दिए थे। उनका आखिरी आशीर्वाद जिसे मैंने आज तक अपने से दूर नहीं होने दिया। तो फिर आज तुम ये जेवर मुझे क्यों दे रही हो? गंगाधर ने भावुक होकर पूछा। उसकी आंखें नम हो गई थी। गंगा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ए जी, आप ये जेवर मोतीलाल सुनार के यहाँ ले जाकर बेच दीजिए और हमारी रूपा के लिए नए जेवर बनवा दीजिए। एक माँ की आखिरी निशानी अब उसकी बेटी के सुखी भविष्य का सहारा बनेगी। गंगाधर की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। लेकिन भाग्यवान, ये जेवर तुम्हारे लिए कितने कीमती हैं। तुम्हारी माँ की यादें हैं ये। जी, आप बस जेवर लेकर जाइए और इन्हें बेच दीजिए। गंगा ने अपनी भावनाओं को संयत रखते हुए दृढ़ता से कहा। अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना है। माँ की यादें मेरे दिल में हैं, इन जेवरों में नहीं। वैसे भी मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई कीमती चीज नहीं है इस दुनिया में। गंगाधर ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने समझा कि उसकी पत्नी ने कितना बड़ा त्याग किया था। उन जेवरों में सिर्फ सोने का मूल्य ही नहीं था, उनमें एक माँ का प्यार, एक परिवार की विरासत और एक पीढ़ी का आशीर्वाद भी था। गंगाधर ने अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए कहा, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारा त्याग और प्रेम हमारी बेटी के भविष्य का आधार बनेगा। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उनके घर की खिड़की से आकर उन पर पड़ी, मानो स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। दूसरे दिन की सुबह चिड़ियों के कलरव के साथ गंगाधर ने गंगा के जेवरों को एक साफ कपड़े में लपेटा और मोतीलाल सुनार की दुकान की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक नई उम्मीद की किरण भी थी। मोतीलाल की दुकान पर पहुंचकर गंगाधर ने देखा कि दुकान अभी अभी खुली है और मोतीलाल अपने औजारों को व्यवस्थित कर रहा है। अरे भाई गंगाधर, तुम इतनी सुबह सुबह? मोतीलाल ने सोने के तराजू को पोंछते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई मोतीलाल, गंगाधर ने विनम्रता से कहा, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तो पता ही होगा कि रामचरण जी के बेटे तिलक से उसका रिश्ता तय हुआ है। हाँ, सुना तो है। मोतीलाल ने अपनी मूंछें ठीक करते हुए कहा, अच्छा रिश्ता है, बधाई हो। तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। गंगाधर ने कपड़े का बंडल खोलते हुए कहा, शादी के लिए एक अच्छा सा हार और कुछ अन्य गहने। अरे वाह, लेकिन ये तुम्हें पता भी है कि आजकल सोने का भाव आसमान छू रहा है भाई। मोतीलाल ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए कहा। गंगाधर ने गहरी सांस ली, जिसमें उसके जीवन का सारा दर्द समाया हुआ था। हाँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? यह तो बस हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को इतना दे सके जिससे उसके ससुराल वाले उसे कभी ताने न दें, कभी दुखी न करें। अच्छा ठीक है, मोतीलाल ने अपनी आंखों में आ रही चमक को छिपाते हुए व्यावसायिक दृष्टि से कहा, बताओ तुम्हें क्या बनवाना है? और तुम्हारे पास रुपए तो हैं ना, क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, गंगाधर ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुमसे उधार सामान लेने नहीं आया हूँ। देखो, मेरे पास रुपए तो नहीं है, पर ये देखो। उसने गंगा के सोने के जेवर मोतीलाल के सामने रख दिए। ये मेरी पत्नी के जेवर हैं। क्या तुम इनके बदले में मुझे मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा सोने का हार बनाकर दे सकते हो?
मोतीलाल ने जेवरों को हाथ में लेकर गौर से देखा। ये गंगा की माँ के जेवर थे, शुद्ध सोने के, जिनमें कोई मिलावट नहीं थी। उसकी आंखें चमक उठी। ये जेवर बहुत पुराने और कीमती थे। उनकी कारीगरी भी अद्भुत थी और सोने की मात्रा भी पर्याप्त थी। वाह, ये जेवर तो बहुत पुराने लगते हैं, मोतीलाल ने सराहना करते हुए कहा। इनकी कारीगरी अब मिलना मुश्किल है। हाँ, ये मेरी पत्नी की माँ के जेवर हैं, गंगाधर ने भावुक होते हुए बताया। उनकी आखिरी निशानी, लेकिन अब हमारी बेटी की शादी के लिए। चल ठीक है, मोतीलाल ने जल्दी से जेवरों को अपने पास रखते हुए बात काट कर कहा। मैं यह जेवर लेकर तेरी बेटी के लिए एक भव्य सोने का हार बनाकर दे दूंगा। 1 महीने बाद की शादी है ना, ठीक समय पर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोतीलाल, गंगाधर ने कृतज्ञता से कहा और चला गया। जैसे ही गंगाधर दुकान से बाहर निकला, मोतीलाल ने जेवरों को फिर से गौर से देखा, उनका वजन तौला और उनकी कीमत का अनुमान लगाया। वैसे ये जेवर बहुत पुराने हैं और शुद्ध सोने से बने हैं। उसने आंखों में एक चालाक चमक के साथ मन ही मन सोचा, लेकिन अगर मैं इनसे सीधे हार बना दूं तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार कौंधा। अरे हाँ, भाग्यवान से पूछना पड़ेगा, वही मुझे कोई तरकीब बताएगी जिससे से ज्यादा मुनाफा हो। शाम को जब आकाश पर तारे जगमगाने लगे तब मोतीलाल अपनी दुकान बंद करके घर लौटा। पायल चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और मिट्टी के दिए की लौ से उसका चेहरा दमक रहा था। अरे भाग्यवान सुनो, मोतीलाल ने थैली में से गंगाधर के जेवर निकालते हुए उत्साह से कहा। आज एक मोटा सौदा हाथ लगा है। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। पायल ने रोटी बेलते हुए मुस्कुराकर कहा। कौन सा सौदा है, जरा हमें भी तो बताइए। मोतीलाल ने थैली से सारे जेवर निकालकर पायल के सामने फैला दिए। देखो, गंगाधर की बीवी गंगा के ये जेवर हैं। उसने इन्हें अपनी बेटी रूपा की शादी के लिए लाकर मुझे दिया है और मुझे इनसे एक सोने का हार बनाने को कहा है। अरे वाह, ये जेवर तो बहुत सुंदर हैं। पायल ने गहनों को उठाकर देखते हुए कहा। कितना शुद्ध सोना है इनमें। हाँ, यही तो दिक्कत है, मोतीलाल ने सिर खुजलाते हुए कहा। मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर इन जेवरों से मैं ज्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं। पायल ने रोटी बेलना रोका और अपने पति को देखते हुए हंसी। इसमें सोचना क्या है, आप वैसा ही कीजिए जैसा आप हर किसी के साथ करते हैं। अरे भाग्यवान, वो तो मैं समझता हूँ, मोतीलाल ने अधीरता से कहा। लेकिन अगर इन जेवरों से मैंने गंगाधर को सोने का हार बना के दिया तो उससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पायल ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई, वही चमक जो उसके पति की आंखों में अक्सर नजर आती थी। अरे आप एक काम कीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा जैसे कोई रहस्य बता रही हो। आप गंगाधर को चांदी का हार बनाकर उसके ऊपर सोने का पानी फेरकर दे दीजिए। इसका मतलब सारा सोना हमारा। मोतीलाल की आंखें विस्मय से फैल गईं। भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि को दंडवत प्रणाम। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। चांदी पर सोने का पानी एकदम सही रहेगा। लोग क्या जानेंगे कि हार चांदी का है या सोने का। हाँ, और अब तुम मेरी भी बात सुन लो, पायल ने रोटी को चूल्हे पर रखते हुए कहा। ये जो जेवर हैं, इससे बचे हुए सारे सोने से आप मेरे लिए 2 कड़े बनाकर दे देना, उसी हार की मैचिंग के जो आपने सेठानी के सोने में मिलावट करके बचे सोने से मेरे लिए बनाया था, ताकि सेठानी जब मेरे हाथ के साथ मैचिंग के सोने के कंगन भी देखे तो जलन से मर जाए। अरे यह तो तुम एकदम सही कह रही हो, मोतीलाल ने अपनी पत्नी को देखते हुए उत्साह से कहा। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तुम न होती तो मैं आज भी कंगाल का कंगाल ही रह जाता, क्योंकि आप में इतना दिमाग ही नहीं है मेरे भोले पति। पायल ने अपने पति का गाल चुटकी से खींचते हुए हंसकर कहा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी आसमान में तैरते काले बादलों की तरह थी जो किसी के साफ आंगन पर बरसने को तैयार थे। इस तरह 1 महीने बीत गए। गंगाधर ने अपनी बेटी रूपा की शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली।
खेत बेचकर और गंगा के गहने मिलाकर उसने रामचरण को पूरे 8 लाख रुपए दे दिए। रूपा के लिए कपड़े, गहने और अन्य सभी जरूरी चीजें खरीद ली गई। आखिरकार शादी से एक दिन पहले गंगाधर मोतीलाल की दुकान पर गया ताकि रूपा के लिए बनाया गया सोने का हार ले सके। अरे भाई मोतीलाल, मेरा काम हो गया क्या? गंगाधर ने आशा से पूछा। हाँ बन गया, मोतीलाल ने जोर से कहा और काउंटर के नीचे से एक लाल मखमली डिब्बा निकाला। तेरी बेटी का सोने का हार ले, एकदम नया डिजाइन बनाया है मैंने, ऐसा किसी के पास नहीं होगा। गंगाधर ने हार को निकालकर प्रशंसा की नजर से देखा। हार बेहद चमकदार था और सूरज की किरणों में ऐसे जगमगा रहा था जैसे बिजली चमक रही हो। वजन में भी काफी भारी लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि मोतीलाल ने उसे शुद्ध सोने का हार देने की बजाय चांदी का हार दिया है, जिस पर केवल सोने का पतला पानी चढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोतीलाल। गंगाधर ने हार को सावधानी से डिब्बे में रखते हुए कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी बेटी इस हार को पहनकर बहुत खुश होगी। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मोतीलाल ने नकली विनम्रता दिखाते हुए कहा, हम तो बस अपना काम करते हैं। तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर बुलाना। हार लेकर गंगाधर प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया। मोतीलाल ने अपने हाथ मलते हुए खुश होकर कहा, आज तो मेरा बहुत फायदा हो गया। मैंने इसको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। न तो इसने हार की जांच करवाई, नहीं कीमत पूछी, वही ले लिया जो मैंने बनाकर दे दिया। पायल जो दुकान के पिछले हिस्से में छिपकर सब सुन रही थी, वह हंसते हुए बाहर आई और बोली, देखा मैंने कहा था ना कि ये लोग कुछ नहीं जानते। अब मेरे जेवर कहाँ हैं? मोतीलाल ने खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे जेवर बन रहे हैं मेरी रानी, ऐसे जेवर बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शादी के दिन गंगाधर के घर में उत्साह का माहौल था। रूपा को दुल्हन के लिबास में सजाया गया और उसके गले में मोतीलाल से लाया गया चमचमाता हार पहनाया गया। हार सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें हजारों दीपक जल रहे हों। गंगाधर ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटी खुश रहना, तेरे लिए हमने अपना सब कुछ दे दिया है लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। बस तू हमेशा हंसती रहे, इसी में हमारी खुशी है। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। रूपा ने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपके और माँ के त्याग को कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। बारात आई और विवाह की सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। रामचरण ने गंगाधर की पीठ थपथपाई। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था क्योंकि उन्हें पूरे पैसे मिल चुके थे। समधी जी, वादे के मुताबिक आपने अपनी बेटी की शादी के पहले पूरे 8 लाख रुपए दे दिए हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर देखना, कुछ ही दिनों में आपकी बेटी आप लोगों को भूल जाएगी। गंगाधर मुस्कुराया लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर रखा हो। शादी के बाद गंगाधर और गंगा अपने सूने घर में अकेले रह गए। उनके पास अब न तो खेत था, न जेवर, न ही कोई बचत। उनके पास अब सिर्फ अपनी बेटी के सुखी होने की आशा और प्रार्थना थी। कुछ दिन तक तो रूपा को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। तिलक भी एक अच्छा पति निकला। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रूपा ने महसूस किया कि उसकी सास लता उसके प्रति थोड़ी कठोर होती जा रही है। एक दिन जब रूपा अपनी सास को दिखाने के लिए अपना नया हार पहनकर आई तो उसके हार का रंग थोड़ा बदला हुआ दिखाई दिया। आय हाय, यह क्या हो गया तुम्हारे हार को? लता ने हार को गौर से देखते हुए कहा, ये तो पूरा काला हो गया है, देखो इसकी चमक कैसे गायब हो गई है। रूपा ने घबराकर अपने हार को देखा। सचमुच उज्जवल सुनहरी चमक की जगह अब वह काला सा दिख रहा था। सोने का पानी उतरने लगा था और नीचे की चांदी ऑक्सीकरण के कारण काली पड़ने लगी थी। ये क्या है?
लता ने हार को और करीब से देखते हुए कहा, ये तो सोने का हार नहीं है, ये तो चांदी का है जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। ये देखिए जी, उन्होंने अपने पति से कहा जो अभी अभी कमरे में आए थे। इसके बाप ने तो हमें ठग लिया क्या? रामचरण ने हार को अपने हाथों में लेते हुए आश्चर्य से पूछा। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि इसके बाप के पास इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ गए। इसके बाप ने हमें चूना लगाया है। नहीं ससुर जी, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। रूपा ने अपना हार वापस लेकर रोते हुए कहा, उन्होंने तो ये हार मोतीलाल काका के यहाँ से बनवाया है। मेरे पिताजी आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो अपना खेत और माँ ने अपने जेवर बेचकर ये शादी की है। अरे पिताजी, मुझे नहीं लगता कि रूपा के पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। तिलक ने अपनी पत्नी की ओर से बोलते हुए बीच में हस्तक्षेप किया। वो तो इतने सीधे साधे इंसान हैं, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। चुप कर जोरू का गुलाम, लता ने अपने बेटे पर चिल्लाकर कहा, जब से तेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ कि तू बड़ा इसकी और इसके घर वालों की हिमायत करता है। माँ, आप यह कैसी बात कर रही हो? तिलक ने नाराजगी से कहा, मैंने तो जो सही लगा वही कहा है। चुप हो जा। लता ने अपने हाथ उठाते हुए उसे धमकाया। इस धोखेबाज की बेटी के साथ रहकर तू ये तमीज भी भूल गया है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। पापा, आप देख रहे हैं ना? तिलक ने अपने पिता से पूछा जो चुपचाप खड़े थे। जा यहाँ से या मैं तुझे सबके सामने सबक सिखाऊं। रामचरण ने गुस्से से कहा। तिलक लाचारी में वहाँ से चला गया और रूपा अपने सास ससुर के सामने अकेली रह गई। अजी, आप तिलक को छोड़िए और बताइए अब इसका क्या करना है? लता ने रूपा की ओर तिरस्कार से देखते हुए अपने पति से पूछा। इस धोखेबाज की बेटी को मैं तो अब अपने घर में नहीं रख सकता। रामचरण ने क्रोध से कहा, मानो रूपा वहाँ मौजूद ही न हो। करना क्या है, निकाल दो इसे इस घर से। जब अपने बाप के पास वापस जाएगी तभी इसके बाप को अपने धोखे का एहसास होगा। लेकिन ससुर जी, मैं अपने माँ बाबा के पास वापस नहीं जा सकती। रूपा ने रोते हुए विनती की। उसके आंसू उसके सुंदर चेहरे पर बह रहे थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है। मैं अब दोबारा उनके पास वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ तो मत जाना अपने बाप के घर। लता ने अपना पल्लू संभालते हुए निर्दयता से कहा। लेकिन तू अब यहाँ भी नहीं रह सकती। लेकिन सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? रूपा ने भयभीत होकर पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे। अरे तू कहीं भी जा, हमें अब तुझसे कोई मतलब नहीं, लता ने फटकारते हुए कहा और पीठ फेरकर चल दी। रामचरण ने भी अपनी पत्नी का अनुसरण किया। रूपा कमरे में अकेली रह गई। उसके सब सपने और उम्मीदें टूट चुकी थी। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर रूपा रोती हुई वहां से निकल गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह अपने माता पिता के पास लौटी तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे पहले ही उसकी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच चुके थे। अब उन्हें यह बताना कि उनकी बेटी को ससुराल से निकाल दिया गया है, एक और पहाड़ जैसा बोझ उन पर डालना होगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वह स्वयं से पूछती हुई गांव से दूर जंगल की ओर चल पड़ी। उसके पैरों ने अनजाने में उसे एक घने पीपल के पेड़ के नीचे ला खड़ा किया। वह वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह आकाश की ओर देखते हुए विलाप करने लगी। पिताजी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, माँ भी बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको और तकलीफ हो। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक जिन्न अपनी मध्य दिवस की नींद ले रहा था। रूपा के रोने की करुण आवाज ने उसकी नींद को भंग कर दिया और वह नींद से जाग उठा। उसने नीचे झांका तो पाया कि पेड़ के पास पत्थर पर एक युवा दुल्हन बैठी बुरी तरह रो रही थी। अरे यह लड़की कौन है? अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जिन्न ने सोचा। और यह इतना रो क्यों रही है? रूपा को ऐसे टूटते देख जिन्न से रहा नहीं गया।
वह अपने आरामदायक पेड़ से उतरा और धीरे धीरे रूपा के सामने प्रकट हुआ, जैसे धुंध से कोई आकृति उभरती है। बेटी, तुम कौन हो और इतनी दर्द भरी आवाज में क्यों रो रही हो? जिन्न ने अत्यंत मधुर और दयालु स्वर में पूछा। रूपा डर से कांप उठी और पीछे हटने लगी। आप कौन हैं? उसकी आवाज थरथरा रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर खींच लिया। डरो मत बेटी, जिन्न ने हाथ उठाकर उसे शांत करते हुए कहा। मैं एक जिन्न हूँ और मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूँ। सैकड़ों वर्षों से यही मेरा निवास है। तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे जगा दिया। जिन्न की आंखों में एक अनोखी चमक थी जो चांदनी की तरह सौम्य थी लेकिन गहरे समुद्र की तरह रहस्यमयी भी। मुझे माफ कर दीजिए, रूपा ने सिसकते हुए कहा। मैं रोते रोते इस जंगल में आ गई, थक गई थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे पता नहीं था कि यह आपका निवास है और आप सो रहे हैं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम जहाँ हो वहीं रहो, जिन्न ने कोमलता से कहा, जैसे कोई पिता अपनी बेटी से बात कर रहा हो। मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द दिख रहा है जितना मैंने लंबे समय से नहीं देखा। क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? रूपा ने अविश्वास से जिन्न की ओर देखा। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। अपने पिता की बीमारी, उनका खेत बेचना, माँ का अपने गहने देना और फिर मोती लाल द्वारा बनाए गए नकली हार के कारण अपने ससुराल से निकाले जाने की दर्दनाक कहानी। जिन्न ने गंभीरता से सुना और जैसे जैसे वह सुनता गया उसके चेहरे पर क्रोध के भाव गहरे होते गए। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल उठी जैसे सूरज के भीतर ज्वाला हो। अच्छा, तो यह सब उस मोती लाल सुनार की वजह से हुआ, जिन्न ने गुस्से से कहा और तभी उसके चारों ओर की हवा बहुत तेज हो गई। उसने तुम्हारे माता पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बस अब देखती जाओ कि मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही जिन्न की आंखों से नीली रोशनी निकली और उसके आसपास की हवा घूमने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, उसका बदन सिकुड़ने लगा, उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई और बालों का रंग सफेद हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक बूढ़े बाबा का रूप था, सफेद दाढ़ी और बाल, सादे वस्त्र और एक लकड़ी की छड़ी। अरे, आप तो एकदम बदल गए, रूपा ने अपने आंसू भूलकर आश्चर्य से कहा। बेटी, मैं अब उस चालाक सुनार को सबक सिखाऊंगा, बूढ़े बाबा के रूप में जिन्न ने कहा। उसकी आंखों में वही जादुई चमक बनी हुई थी। अब तू देख कि उस धोखेबाज का क्या हाल होता है। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमड़े की थैली बनाई जिसमें पत्थर के चमकते टुकड़े थे जो दूर से देखने पर सोने की मोहरों जैसे लगते थे। फिर उसने रूपा से कहा, चलो मेरी बेटी, अब हम उस धोखेबाज को धोखा देंगे। रूपा को अपने साथ लेकर जिन्न मोती लाल सुनार की दुकान की ओर चला। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और आकाश सुनहरे नारंगी रंग से नहाया हुआ था। मोती लाल अपनी दुकान में ग्राहकों को सेवा देने के बाद अब आराम करने बैठ रहा था कि तभी वे दोनों अंदर आए। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और इस तरह मेरी दुकान में क्यों घुस आए? मोती लाल ने अपनी सोने की तराजू को एक तरफ रखते हुए चिड़चिड़ा कर पूछा। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने विनम्रता से कहा और साथ ही उसने अपनी छड़ी से धरती को थपथपाया। मैं तो यहाँ अपनी पोती के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसकी दादी ने इसके लिए यह 100 सोने की मोहरें रखी थी। मोती लाल के कान खड़े हो गए। 100 सोने की मोहरें? उसकी आवाज में लालच की लहर थी। हाँ बेटा, पुरानी मोहरें हैं, राजघराने की। बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने अपनी थैली को हिलाते हुए कहा, जिससे अंदर के पत्थर आपस में टकराकर आवाज करने लगे। मैंने सुना है कि इस पूरे इलाके में, तो क्या आसपास के सभी गांवों में भी तुम्हारे जैसा कोई कारीगर नहीं है। इसलिए मैं इन मोहरों को लेकर सीधे तुम्हारे पास ही आया हूँ। इसके बाद बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने अपनी थैली खोली और उसमें से चमचमाती सोने की मोहरें निकाली, जो देखने में बिल्कुल असली सोने की मोहरों जैसे ही लग रहे थे।
मोतीलाल के चेहरे पर लालच और विस्मय के भाव आ गए। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे स्वयं सोने के सिक्के हों। अरे बूढ़े बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मोतीलाल ने जल्दी से कहा और अपनी दुकान के पिछले हिस्से में से सबसे बढ़िया बक्से निकालकर बूढ़े को दिखाने लगा। मैं इन सोने की मोहरों से आपकी पोती के लिए ऐसे जेवर बनाऊंगा जिन्हें देखकर राजकुमारियां भी जलन करेंगी। हाँ, लेकिन आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। अरे बेटा, समय ही तो नहीं है हमारे पास। बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने एक नाटकीय आह भरते हुए चिंतित स्वर में कहा, इसे अभी अपने ससुराल वापस जाना है, इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं बाबा, रूपा ने अपनी भूमिका निभाते हुए कहा, हम किसी और सुनार से इन मोहरों के बदले में तैयार जेवर खरीद लेते हैं। मैंने सुना है कि गांव के दूसरे छोर पर भी एक अच्छा सुनार है। अरे नहीं नहीं बेटी, बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने मोतीलाल की ओर आंख मारते हुए चतुराई से कहा, जेवर तो इसकी दुकान में भी हैं। हम इसी से ही यह मोहरें देकर जेवर खरीद लेते हैं। मोतीलाल घबरा गया और उसने अपनी दुकान के शोकेस की ओर देखा, फिर चिंतित स्वर में बोला, लेकिन बूढ़े बाबा, मेरी दुकान में अभी इतने जेवर नहीं हैं कि मैं आपको इन सब मोहरों के बदले में जेवर दे सकूं। तेरे पास अभी जितने भी जेवर हैं वो ही तू हमें दे दे। जिन्न ने अपनी छड़ी पटककर जोर से आदेश देते हुए कहा, जिससे दुकान में एक अजीब गूंज पैदा हुई। हम इतनी दूर से आए हैं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। मोतीलाल के मन में लालच की आग भड़क उठी। अरे वाह, लगता है आज तो मेरा सबसे बड़ा दिन है। इन मोहरों को लेकर मैं सुंदरनगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ खो गया? जिन्न ने उसे वापस वास्तविकता में लाते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बूढ़े बाबा, आप बस रुकिए, मैं अभी आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे देता हूँ। मोतीलाल ने जल्दी से कहा और अपनी दुकान की सभी दराजें खोलने लगा। उसने एक के बाद एक करके अपनी दुकान के सारे जेवर निकालना शुरू कर दिए। हार, कंगन, झुमके, अंगूठियां, पायल, बिछुए और हर प्रकार के गहने। अभी वह गहने एकत्र कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी पायल अपनी शाम की खरीदारी से लौटते हुए वहां आ गई। अरे जी, आप यह क्या कर रहे हैं? पायल ने दुकान के अंदर जेवरों का ढेर देखकर आश्चर्य से पूछा। आप यह दुकान के सारे जेवर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाग्यवान, चुप रहो तुम, मोतीलाल ने फुसफुसाते हुए कहा और आंखों से इशारा किया कि वह बीच में न बोले। और सुनो, उसने पायल के कान में धीरे से कहा, तुमने जो यह सारे जेवर पहने हुए हैं वो भी मुझे अभी निकाल कर दो। लेकिन ए जी, आप यह क्या कह रहे हैं? पायल ने आश्चर्य से अपने गहनों को छूते हुए पूछा। मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, मोतीलाल ने आंखों से संकेत करते हुए कहा। देखो, इन बूढ़े बाबा के पास 100 सोने की मोहरें हैं। अगर तुम मुझे अपने सारे जेवर दे दोगी तो मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे और भारी सोने के जेवर बना कर दूंगा। 2 दिन की बात है, फिर तुम्हारे पास इतने जेवर होंगे कि तुम पहन भी नहीं पाओगी। पायल की आंखों में वही लालच जागा जो उसके पति की आंखों में था। उसने धीरे धीरे अपने सारे पहने हुए जेवर एक एक करके उतारे और मोतीलाल को दे दिए। सोने के कड़ेनथ, झुमके और अंगूठिया। यह लीजिए बूढ़े बाबा, मोतीलाल ने गर्व से कहा और एक बड़े से बक्से में अपनी दुकान के सारे गहने और अपनी पत्नी के जेवर भरकर जिन्न के हाथों में सौंप दिया। मैंने आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे दिए हैं, इन्हें लीजिए और यह सारी सोने की मोहरें मेरे पास ही छोड़ जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी थैली मोतीलाल को पकड़ा दी। अब हम चलते हैं। चलो मेरी बेटी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़कर आना है। वे दोनों सारे जेवर लेकर दुकान से बाहर निकल गए और मोतीलाल और पायल खुशी से झूमने लगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी! मोतीलाल ने थैली को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से उछलते हुए कहा, भाग्यवान, मुझे आज तक इतनी खुशी कभी नहीं हुई। राजघराने की 100 मोहरें, अब हम राजा रानी की तरह जिएंगे। आज तो खुशी मनाने का दिन है। क्या सच में राजघराने की मोहरें हैं? पायल ने मोतीलाल के हाथ से थैली लेते हुए उत्सुकता से पूछा। जरा मुझे भी दिखाओ।
ये लो देखो, तुम भी देखो, मोतीलाल ने थैली खोलते हुए कहा। ये देखो कितनी चमक है इनमें। पायल ने थैली में हाथ डाला और एक मोहर निकाला। जैसे ही उसने उसे देखा उसका चेहरा उतर गया, मानो किसी ने उस पर बर्फ का पानी फेंक दिया हो। अरे जी, ये सोने की मोहरें नहीं बल्कि ये तो पत्थर हैं। क्या पत्थर? मोतीलाल ने विश्वास नहीं किया और जल्दी से थैली से एक सिक्का निकाला। वास्तव में वह एक साधारण पत्थर था जिस पर सोने जैसी चमक डाली गई थी, जो अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अरे हाय, यह कैसे हो सकता है? मोतीलाल चिल्लाया और उसने थैली के सारे सिक्के बाहर निकालकर मेज पर बिखेर दिए। सभी मोहरें साधारण पत्थर थे जिन पर सोने का रंग चढ़ाया गया था। अरे अरे, यह क्या हो गया? मोतीलाल अपने माथे पर हाथ मारते हुए दहाड़ा। वे धोखेबाज हैं। मेरे सारे जेवर ले गए और मुझे ये पत्थर दे गए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वे दोनों ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। मोतीलाल दौड़कर बाहर निकला। उसके चेहरे पर क्रोध और पानी के समान पसीना था। उसने अपने आसपास देखा और अंततः जिन्न और रूपा को गांव के बाहर जाते हुए देखा। रुको धोखेबाजों, मोतीलाल चिल्लाया और हांफते हुए उनके पास पहुंचा। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक बूढ़े आदमी और एक बेचारी मासूम लड़की का रूप धारण करके लोगों को ठगते हो। ए बुढ़े! वह उस बूढ़े के कुर्ते को पकड़ते हुए उस पर झपटा। तूने मुझसे असली सोने के जेवर ले लिए और मुझे तूने पत्थर दिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, चोर कहीं के। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मोतीलाल की बात सुनकर जिन्न और रूपा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। जैसा तुमने किया मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया, जिन्न ने शांति से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जब तुम असली जेवर लेकर नकली बना कर दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नकली पत्थर की मोहर देकर असली जेवर नहीं ले सकता? मोतीलाल का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें क्रोध से फैल गईं। ए बूढ़े, जल्दी से मेरे सारे जेवर वापस कर। उसने बूढ़े के कुर्ते को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा। बूढ़े बने जिन्न ने मोतीलाल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा और फिर उसके शब्द धीरे धीरे गरज में बदलने लगे। और न ही कोई चोर हूँ। अचानक बूढ़े बाबा का रूप विलीन होने लगा और उसके स्थान पर एक विशाल नीले प्रकाश से चमकता हुआ जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और तब तक बढ़ा जब तक कि वह एक बड़े पेड़ के समान ऊंचा नहीं हो गया। उसकी आंखें दो मशालों की तरह जल रही थी। उसका रूप देखकर मोतीलाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं तो एक जिन्न हूँ, उसने गर्जना की, जिससे पेड़ों के पत्ते भी हिलने लगे। और यहाँ तुम्हें तुम्हारी की हुई हरकत की सजा देने आया हूँ। मोतीलाल डर से कांपने लगा और घुटनों के बल गिर गया। जिन्न साहब, मुझे माफ कर दीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मैंने नहीं जाना कि आप जिन्न हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी वजह से इस मासूम लड़की के ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। जिन्न ने रूपा की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा। इसके पिता ने तुझे अपनी पत्नी के असली सोने के जेवर दिए थे, जो इसकी शादी के लिए सोने का हार बनाने के लिए था। लेकिन तूने लालच में आकर इसके परिवार के साथ धोखा किया और इसे सोने के बजाय चांदी का हार बनाकर दे दिया, जिस पर तूने सोने का पानी चढ़ाया था। मोतीलाल अब भयभीत था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जिन्न जी, मुझे माफ कर दीजिए, उसने रोते हुए कहा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा और आप यह सारे जेवर भी रख लीजिए। बस मुझे और मेरी पत्नी को कुछ मत कीजिएगा। हम दोनों आपसे दिल से माफी मांगते हैं। माफी मांगनी है तो रूपा से मांग। जिन्न ने अपना आकार थोड़ा छोटा करते हुए कहा। अगर वो तुझे माफ कर देगी तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। मोतीलाल ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रूपा बेटी, मुझे माफ कर दे, उसने विनती की। मेरी वजह से आज तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ कर दे।
मैं अभी तेरे ससुराल जाकर सबको सब सच सच बता दूंगा। मैं तेरे ससुराल वालों को समझाऊंगा कि यह मेरी गलती थी, तेरे पिता की नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी। रूपा ने एक पल जिन्न की ओर देखा और फिर मोतीलाल की ओर। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा का भाव आया। ठीक है मोतीलाल काका, उसने धीरे से कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और मेरे ससुराल जाकर सबको सारी सच्चाई बताएंगे। सुंदरनगर में अंधकार की एक परत धीरे धीरे छंट रही थी और सत्य का प्रकाश अपना स्थान ले रहा था। मोतीलाल, जो अब तक अपने लालच के जाल में उलझा था, पहली बार भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। हाँ बेटी, मैं वादा करता हूँ, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा और जिन्न ने तब उसे मुक्त कर दिया। पर यह मुक्ति केवल उसके शरीर की नहीं थी, उसके मन का बोझ भी उतर चुका था। वह सीधे रूपा के ससुराल पहुंचा। रामचरण और लता के सामने खड़ा होकर उसने माफी मांगते हुए कहा, समधी जी, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मोतीलाल की आवाज में पश्चाताप की गूंज थी। मैंने गंगाधर भाई के जेवरों के साथ छल किया। उन्होंने अपनी पत्नी के असली सोने के गहने मुझे सौंपे थे ताकि मैं रूपा के लिए एक सुंदर हार बना सकूं। लेकिन मैं अपने लोभ को रोक न सका। मैंने असली सोने को चांदी में बदल दिया और केवल उस पर सोने की परत चढ़ाई। रामचरण और लता के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने बिना सच जाने ही गंगाधर और गंगा को बड़े कठोर शब्द कहे थे। रूपा बेटी, हमें क्षमा कर दे। लता की आंखों में लज्जा थी। हमने लालच और अहंकार में न जाने तुझ पर और तेरे माता पिता पर कितना अन्याय किया। रामचरण ने भी सिर झुका लिया। बेटी, क्या तुम हमें माफ कर सकोगी? रूपा ने अपने सास-ससुर की आंखों में पश्चाताप देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसने आगे बढ़कर लता का हाथ थाम लिया। माँ जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह जिन्न के साथ अपने मायके पहुंची। वहां गंगाधर और गंगा के मन में चिंता की लहरें उठ रही थी, क्योंकि उन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि रूपा को उसके ससुराल से निकाल दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को जिन्न के साथ आते देखा तो उनकी आंखें छलक पड़ी। रूपा, गंगा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तू ठीक तो है बेटी? हाँ माँ, अब सब ठीक हो गया है। रूपा की मुस्कान में एक नई दृढ़ता थी। मोतीलाल काका ने अपनी गलती मान ली है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे फिर से अपना लिया है। गंगाधर की नजर जिन्न पर पड़ी। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। और यह कौन है बेटी? रूपा ने हल्के से हंसकर कहा, ये मेरे रक्षक है पिताजी, एक जिन्न जिन्होंने मेरी मदद की और मोतीलाल काका को उनकी गलती का एहसास कराया। इन्हीं की बदौलत मुझे न्याय मिला। जिन्न ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी पोटली गंगाधर की ओर बढ़ाई। यह लीजिए गंगाधर भाई, इसमें आपकी पत्नी के सभी गहने हैं जो मोतीलाल ने छल से रख लिए थे, और यह असली सोने का हार जो मैंने रूपा के लिए खुद बनवाया है। गंगाधर और गंगा के मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गंगाधर की आवाज भारी हो गई। जिन्न ने हल्के से सिर झुका दिया। कोई एहसान नहीं भाई साहब, मैंने तो बस एक अन्याय को मिटाया है। गंगा ने आग्रह किया, आप हमारे साथ भोजन किए बिना नहीं जा सकते। रूपा ने भी अनुरोध किया। हाँ जिन्न जी, आप हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं, कृपया हमारे साथ भोजन करें। जिन्न हल्के से मुस्कुराया और सहमति में सिर हिला दिया। इस रात पहली बार गंगाधर के घर में चिंता की जगह खुशियों ने ले ली। जब सबने भोजन समाप्त किया तो जिन्न उठ खड़ा हुआ। अब मुझे चलना चाहिए, उसने कहा। रूपा ने उसकी ओर देखा। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? जिन्न ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं यहीं इसी जंगल में रहता हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रूपा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। जरूर जिन्न जी। कुछ ही दिनों में रूपा अपने ससुराल लौट गई। इस बार उसका स्वागत स्नेह और आदर से किया गया। तिलक ने उसे गले से लगा लिया मानो वह कोई कीमती धरोहर हो।
मोतीलाल ने भी अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। उसने मिलावट और छलकपट छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव में उसकी ईमानदारी की नई पहचान बनने लगी। उधर सेठ जगदीश, जो अब तक केवल धन संपत्ति को ही मोल देता था, गंगाधर के त्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके खेत लौटा दिए। एक पिता का प्रेम किसी भी संपत्ति से बढ़कर होता है, सेठ ने कहा। अब सुंदरनगर में फिर से खुशहाली लौट आई थी, पर जंगल में किसी पेड़ की ऊंचाई पर अब भी कभी कभी एक हल्की हंसी गूंजती थी। तब गांव के लोग कहते, वह जिन्न की हंसी है। वह अब भी हमें देख रहा है और हमारे सच और झूठ का हिसाब रख रहा है। धन्यवाद।